सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने पाचन तंत्र एक चैप्टर है। उस चैप्टर में हम नया टॉपिक बड़ी आंत, जिसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उस टॉपिक को आज अध्ययन करते हैं। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत, जिसे इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत में भोजन का पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्य नहीं होता है। मतलब अगर आप भोजन कर रहे हैं तो पाचन पाचन संबंधित इस आंत में कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इनमें से किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो भोजन का पाचन ही नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिसमें एंजाइम का बनेगा उसी में भोजन का पाचन होता है। ठीक। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सीकम, दूसरा है कॉलन, तीसरा है रेक्टम। याद रखना दोस्तों, सीकम, कॉलन और रेक्टम। हाँ दोस्तों, अभी आपको मिलेगा कॉलन के भी 3 पार्ट होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्या है कॉलन के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बड़ी आंत का फिगर है। इसमें क्या है, कॉलन के बारे में दिया गया है कि कॉलन के भी 3 पार्ट है। ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। ठीक। ट्रांसवर्स, असेंडिंग और सिग्मोइड कॉलन। ठीक। बड़ी आंत में ये 3 पार्ट है। उसके बाद आपको सीकम और रेक्टम के बारे में बताते हैं। कि सीकम कहाँ है आपका इस फिगर में। फिगर दोस्तों पूरा हम नहीं दिखा पा रहे हैं एक साथ, लेकिन आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है फिगर में। ठीक। ओके दोस्तों, देखते हैं। ये रहा सीकम और ये रहा रेक्टम वाला पार्ट, जो आपको तीर के निशान के द्वारा बताया गया है। ठीक। हाँ दोस्तों, और ये आपका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये फिंगर की जैसी संरचना होती है। अभी आपको पढ़ाएंगे, इसके नीचे बताया गया कि अपेंडिक्स की संरचना कैसी है। ठीक। और ये एनएस एनएस जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। सीकम वाले भाग, दोस्तों देखो, सीकम वाले भाग में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, जो मनुष्य में अवशेषी अंग है। दोस्तों ये अभी बताया गया कि अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, जिसका हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता। अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाने के कारण ही अपेंडिक्स को हटाया जाता है और अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसी कारण इसको हटाया जाता है। कभी कभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाने के पर अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी होती है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। मतलब चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं इसको काट दिया जाएगा तो वो संक्रमण हट जाएगा ऑटोमेटिक ही वहां से, शरीर से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी आंत में कॉलन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी, जिसे इंग्लिश में सेम बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। ठीक। विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के का निर्माण कहाँ से होता है? ये बड़ी आंत में जो कॉलन वाले क्षेत्र में जो सहजीवी पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के का निर्माण होता है। अगर आपको पूछे विटामिन B3, B6 और B12 और विटामिन के का निर्माण कैसे होता है, तो आप सीधे याद रखना कि बड़ी आंत में जो सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये कॉलन में पाए जाते हैं, कॉलन वाले क्षेत्र में, उनके द्वारा विटामिन B6, B12 और B6, B3 और विटामिन के का निर्माण होता है। याद रहेगा ना दोस्तों। रेक्टम आमतौर पर खाली होता है, क्योंकि मल बड़ी आंत में जमा होता है। जब आंत भर जाती है तो मल रेक्टम में चला जाता है। याद रहेगा ना दोस्तों, याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक। रेक्टम क्या होता है? आमतौर पर खाली होता है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक। पाचन ग्रंथियां में क्या क्या चीज है, आगे देखते हैं। पाचन तंत्र में जो है दोस्तों, पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो पाचन संबंधित कार्यों के अलावा उपापचय क्रिया को संचालित करने का कार्य करते हैं। पाचन के बाद एक क्रिया होती है उपापचय। जैसे हम भोजन कर लिए हैं तो ढेका आता है,
कुछ ऐसे कुछ अंदर से क्रियाएं होती हैं जो उसे उपापचय कहते हैं। तो पाचन ग्रंथियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, पैंक्रियाज, लीवर और पैंक्रियाज। यकृत क्या है? लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रंग गहरा लाल भूरा, मतलब जिसे इंग्लिश में रेडिश ब्राउन होता है। लीवर का रंग कैसा होता है? लीवर का रंग गहरा लाल भूरा, इंग्लिश में रेडिश ब्राउन कहते हैं। ठीक दोस्तों, याद रहेगा ना दोस्तों, रेडिश ब्राउन। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर है आपका लीवर का। दोस्तों, इन्फेरियर वेना केवा, गल ब्लेडर, इस सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। गोल ब्लेडर, हेपाटाइटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, कॉमन बाइल डक्ट, अरोटा है और इन्फेरियर वेना केवा है। ये सब है, आपको अभी दिखाते हैं इसके बारे में क्या क्या पार्ट है। पहले इंपॉर्टेंट है कि लीवर का वजन कितना होता है। लीवर का वजन 1.5 किलोग्राम, मतलब 1500 ग्राम होता है, मतलब 1.5 किलो ग्राम लगभग होता है। यह गर्त के द्वारा दो खंडों में बांटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है। लीवर को दो खंडों में बांटा है, जिसके दाहिना खंड बड़ा होता है। देखते हो फिगर में दोस्तों, ये देखो, ये दो खंड बांटा गया है आपके सामने। ये बांटा गया है ना दोस्तों, ये खंडों में दो खंडों में बांटा गया है, जिसका दाहिना खंड क्या बताया गया है? बड़ा होता है। दायां खंड बड़ा होता है। बड़ा है ना दोस्तों, इधर इस साइड वाला देख लो दोस्तों, इस साइड वाला बड़ा है ना दोस्तों, तो वही बता रहा है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर को किसके नाम से जाना जाता है? जिगर। कहते हैं ना कि जिगरा उगरा है कि नहीं आपके पास, तो वही बात है, लीवर। अगर कोई कहे जिगरा तो समझ रहे हैं लीवर की बात कर रहा है ना दोस्तों। यकृत के नीचे वाले हिस्से में एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। हाँ, लीवर के नीचे एक नाशपाती का फल देखिए हो दोस्तों, उसी फल की नुमा एक थैली पाई जाती है। थैली मतलब संरचना, एक प्रकार की थैली जिसे कहते हैं, ठीक, पाई जाती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। यकृत के द्वारा बाइल का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस छोटी आंत में भोजन से मिलता है और पाचन में मदद करता है। हाँ दोस्तों, पित्त रस का इम्पोर्टेंट है कि ये छोटी आंत में आपका मिलता है भोजन से और आपका पाचन में मदद करता है। पित्त रस का वर्क क्या है? पाचन में मदद करना। कहाँ मिलता है? छोटी आंत में। पित्त रस कहाँ मिलता है? छोटी आंत। और पित्ताशय कहाँ होता है? यकृत के नीचे वाले पार्ट में। कैसी संरचना होती है? नाशपाती नुमा। यकृत के नीचे वाले हिस्से में नाशपाती नुमा संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा पित्त का निर्माण होता है? यकृत के द्वारा, बाइल का। बाइल में जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, ना कि पित्ताशय के द्वारा। पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है और ये इकट्ठा कहाँ होता है? जहाँ स्टोर होता है, जैसे पित्ताशय में स्टोर होता है। यकृत के द्वारा पित्त बाइल का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। ये तो पढ़ चुके हैं। बाइल में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, पित्त लवण, बाइल सॉल्ट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या रासायनिक सूत्र है? NaSCO, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। कि देख लेना दोस्तों, कमेंट करना अगर इसका कार्बोनेट का फार्मूला याद नहीं है मुझे अभी। देखते हैं अभी। के रूप में पाया जाता है, जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। पित्त लवण किसके रूप में पाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, जो किसको तोड़ता है? फैट्स मतलब वसाओं को तोड़ता है सोडियम लवण। ओके दोस्तों। पित्तवर्णक इधर है। पित्तवर्णक बाइल पिगमेंट, ये दो प्रकार का होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन क्या होता है? ये पीले रंग का होता है। बिलीवर्डिन क्या? ये ग्रीन हरा रंग का होता है। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। कोई कहे बिलीरुबिन का निर्माण कैसे होता है? आरबीसी के टूटने से, ठीक, जिसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। हाँ दोस्तों, याद रहना चाहिए कि बिलीरुबिन को का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। अगर यकृत में संक्रमण हो गया, कोई जीवाणुओं द्वारा यकृत में संक्रमण हो गया, तो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। चयापचय मतलब बिलीरुबिन कार्य करना थोड़ा सा बंद कर देता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। किसकी मात्रा? बिलीरुबिन की मात्रा। बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? येलो। बिलीवर्डिन का रंग कैसा होता है? ग्रीन। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। आरबीसी राइट ब्लड कार्बो सेल्स। बिलीरुबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? आरबीसी के टूटने से, जिससे यकृत में उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकलने का कार्य करता है। जिसे यकृत उपापचयी क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यकृत किसे बाहर निकाल करता है? बिलीरुबिन को, जो येलो रंग का होता है उपापचयी क्रिया द्वारा। यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। अगर आपके यकृत में, आपने सुना होगा कि यकृत में एसजीओटी, एसजीपीटी, यकृत में ऐसी दो प्रक्रिया है, मतलब उसको बढ़ जाता है। कभी कभी आपको जब डेंगू बुखार हुआ हो तो उसमें लीवर भी प्रभावित होता है। कभी देखते होंगे अधिकांश लोगों में लीवर प्रभावित हुआ है, कि ये पिछली साल का रिकॉर्ड है, हर साल ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेंगू बुखार वगैरह से बच के रहना है, ताकि आपका लीवर सुरक्षित रहे। और उस समय अगर लीवर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको भोजन में परहेज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सादा भोजन खाना पड़ेगा और वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर रहे। ठीक है दोस्तों, याद रहना चाहिए। हाँ, यकृत में संक्रमण हो जाने पर बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग पीला होने लगता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस नामक रोग कहा जाता है। यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग पीला क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन का जब मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा, तो आपके शरीर में आपका शरीर पीला पड़ने लगता है, जिसे जॉन्डिस रोग कहते हैं, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। बिलीरुबिन का निर्माण कैसे होता है? कोई पूछे तो आरबीसी की टूटने से होता है। यकृत क्या करता है? बिलीरुबिन को बाहर निकालता है। ठीक, जॉन्डिस नामक रोग कहाँ से होता है? पीलिया, जिसे हिंदी में पीलिया कहते हैं, पीलिया नामक रोग, यूरिन और शरीर की त्वचा का रंग पीला होता है तो पीलिया नामक रोग होता था। पसीना भी पीला होने लगता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक, बिलीरुबिन का कोई पूछे कलर कैसा होता है? येलो। बिलीरुबिन में मेटाबॉलिज्म क्रिया बंद कब होती है? जब उपापचयी क्रिया करना बंद कर दे यकृत। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी की टूटने होता है। जब यकृत में संक्रमण हो जाए तो उपापचयी क्रिया करना बंद कर देगा थोड़ा, तो वह बिलीरुबिन आपके इकट्ठा होते होते आपके कहीं से कहीं निकलेगा, चाहे पसीने से निकले, चाहे आपके यूरिन से निकले, चाहे आपके शरीर की त्वचा से निकले। ठीक, पीलिया जॉन्डिस नामक रोग कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यकृत ब्लड क्लॉथिंग प्रोटीन फाइब्रोजन का निर्माण करता है। हाँ दोस्तों, ब्लड में क्लॉथिंग प्रोटीन फाइब्रोजन का निर्माण करता है। ब्लड क्लॉथिंग मतलब ब्लड का थक्का बनाना यकृत के द्वारा। विटामिन के, अभी बताया गया ना, विटामिन के द्वारा ही ब्लड का थक्का बनता है। ठीक, यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत दोस्तों, यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया NH3 का मेटाबॉलिज्म करता है। कौन मेटाबॉलिज्म करता है?
प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है। यकृत जो होता है, प्रोटीन का अगर पाचन कर लिया तो उसके उपरांत बनने वाले जो नाइट्रोजन यौगिक है उसका अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब पाचन करता है। ठीक, यकृत मेटाबॉलिज्म बाहर निकालना का काम करता है। ठीक, यानी इस अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है, नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया। यकृत जो है यकृत जो है दोस्तों, बढ़ते रहे, यकृत जो है दोस्तों, यकृत NH3 में परिवर्तित कर देता है, जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। हाँ दोस्तों, अब समझ में आया। अमोनिया हमारे शरीर में जो यूरिया होता है, अमोनिया वो किडनी के द्वारा यूरिया को में परिवर्तित करता है। ठीक, यकृत NH3 अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके वो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। यूरिन में तीक्ष्ण गंध NH3 की मौजूदगी के कारण होता है। दोस्तों याद रहना कि आपके यूरिन अगर गंध आ रही है तो वो गंध क्यों आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया को किसमें बताया जाता है? यूरिया में। यूरिया यकृत के द्वारा बनाया, यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बनाया जाता है, जिससे हमारा यूरिन के द्वारा वो बाहर निकलता है। अगर यूरिन में आपकी गंध आ रही है तो वो किस लिए आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया में तीक्ष्ण गंध होती है। अमोनिया की जो प्रभाव होता है वो तीक्ष्ण गंध का होता है। यकृत जहरीले पदार्थ टॉक्सिक मटेरियल के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यकृत में रीजनरेशन पुनर्निर्माण की क्रिया होती है, जिससे यकृत अपने क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण पुनः कर लेता है। दोस्तों याद रहना चाहिए, यकृत, आपका जो यकृत है, लीवर है, उसमें एक बहुत बड़ा गुण पाया जाता है। अगर आपका यकृत किसी भी बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसमें स्वयं क्षमता पाई जाती है कि वह आपको अपने आप को पुनः निर्माण रीजनरेशन करके आपको क्षतिग्रस्त पार्ट को सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, याद रहना चाहिए। यकृत में कुछ विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन को संचित करने का कार्य करता है। यकृत कुछ विटामिन को संचित करने का कार्य करता है, जिसे विटामिन A, D, E एंड K जो वसा में घुलनशील होगा वह लीवर में उपस्थित होगा। ठीक, विटामिन A, D एंड E के जो घुलनशील किसमें होता है? वसा में। ये चार विटामिन है, A, D, E एंड K, A, D, E एंड K, जो ये चार विटामिन है वह वसा में घुलनशील विटामिन है, वह लीवर में उपस्थित होगा। ये विटामिन जो होते हैं यकृत में विटामिनों का संचित करने का कार्य करता है। ठीक, यकृत जो है विटामिनों का संचित करने का कार्य करता है। कौन कौन से विटामिन है? A, D एंड K, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, आपको यकृत के बारे में सब कुछ बता दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सब इम्पोर्टेंट है। पिछली बार यकृत के 2-4 सवाल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको यकृत के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब आपका अगला टॉपिक होगा 2-4 दिन में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।